आज हमारे टॉपिक का नाम है असेसमेंट प्रोसीजर। ये रिटर्न से एकदम मिलता जुलता टॉपिक है, इसलिए हम ठीक रिटर्न के बाद इसको करा देते हैं। टॉपिक क्या है समझो। टॉपिक क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप हुए एसएससी और ये ठहरे डिपार्टमेंट, ये हुए डिपार्टमेंट, आप हुए एसएससी। तो आप लोगों से पूछा गया भैया अपनी इनकम खुद बताओगे कि हम आए? तुमने बोला भाई साहब आप बताइए, हम लोग बता देते हैं। हमने इनकम टैक्स को क्या बता दिया, अपना रिटर्न ऑफ इनकम दे दिया। हमने बता दिया कि भैया हम लोग तो गरीब आदमी है, 20 लाख रुपए कमाते हैं। बताओ ये डिपार्टमेंट क्या मेरे बोलने पे मान जाएगा कि मैं 20 लाख रुपए कमाता हूँ? आपको क्या लगता है ये मुच्छड़ क्या मान जाएगा कि मैं 20 लाख रुपए कमाता हूँ? हो सकता है हाँ, हो सकता है ना। ये भी बोल सकता है कि बैलेंस शीट भेजिए, पीएल भेजिए, मैं छानबीन करूंगा, चेक करूंगा, फलाना करूंगा, ठिकाना करूंगा। फिर लास्ट में ये अपनी तरफ से एक असेसमेंट करके बताएगा कि मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी होती है, राइट? तो ये जो डिपार्टमेंट असेसमेंट कर रहा है ना, इसको बोलते हैं असेसमेंट प्रोसीजर। ये जो आपने किया दैट इज यू हैव फाइल्ड द रिटर्न, ओवर, ये रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर था। अब इसके बाद जो कार्यक्रम होगा उसको बोलेंगे असेसमेंट, यानी अब डिपार्टमेंट आपकी इनकम निकालेगा। ठीक है, ज्यादा सेक्शन है ही नहीं। एक सेक्शन 140 ए है जो आपको ऑलरेडी आता है, बस मेरा एक बार बोलने की देरी है। एक 143(1) है जो इंपॉर्टेंट है, 143(3) है जो इंपॉर्टेंट है, 144 है जो इंपॉर्टेंट है। तीनों ही इंपॉर्टेंट, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 140 ए से। आराम से सुनते जाओ, कुछ नहीं करना आपको। 140 ए, टॉपिक का नाम है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट, व्हाट इज इट? सेल्फ असेसमेंट मतलब ये वही हुआ रिटर्न ऑफ इनकम। ये तो आप समझ ही गए सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या होगा। सेल्फ असेसमेंट मतलब मैं तुम्हें 4-5 बातें बता देता हूं, बात खत्म करते हैं। पहली बात, this is the assessment in which assessee himself decide his income tax liability. बहुत ऑब्वियस सी बात है, नाम है तुम, यदि मैं तो एग्जाम में पढ़ा हुआ नहीं रहता तब भी हम ये हेडर देख लिख देता। दिस इज द असेसमेंट मेड बाय एसएससी हिमसेल्फ। दूसरी बात, he decides its 5 heads income, deductions, tax liability, relief, rebate, whatever, and finally decide its tax payable. Number 3, he must pay tax with the return of income. If any interest or penalty is payable, then that interest or penalty must be paid with the return of income. If he fails to pay the entire amount मतलब टैक्स भी देना था, इंटरेस्ट भी देना था, पेनल्टी भी देना था, सब देना था आपको, लेकिन आप टैक्स तो दे दिए 30,000 देना, 3 लाख रुपए देना था, इंटरेस्ट देना था 30,000 रुपया, पेनल्टी देनी थी 50,000 रुपया, सब मिला के 380 देना। यू फेल टू पे द अमाउंट इंटायरली, आपने सब मिला के 280 दिया, तो फिर लॉ पहले इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एडजस्ट करेगा, देन टैक्स एडजस्ट करेगा। यानी लॉ ये बोलेगा भैया जी आपका इंटरेस्ट देना हो गया, पेनल्टी देना हो गया, 3 लाख में से 2 लाख का टैक्स भी देना हो गया, अब बचा हुआ 1 लाख रुपया टैक्स का कब दोगे? बात क्लियर? 5 पॉइंट एक बार दोबारा बोलता हूं, सेल्फ असेसमेंट हो गया। दिस इज द असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 140A, assessment is made by assessee himself. He decides its 5 heads of income, deductions, rebate, relief, tax liability. Whatever tax is payable, that is paid with the return. If any interest penalty is payable, then that is also paid with the return. If SSC pays the lesser amount, then first interest and penalty shall be adjusted. If SSC fails to pay the amount, पूरा या अधूरा, fails to pay the amount, then he will be termed as SSC in default and liable to interest
@1% पर मंथ एंड पेनल्टी कितना? अप टू टैक्स इन एरियर। वो तो रिटर्न वाली पेनल्टी थी मैडम जी, ये पेनल्टी है भैया, रिटर्न तो भर दिया लेकिन टैक्स जमा नहीं किया, तो लॉ बोलेगा भैया कोई बात नहीं, आप एसएससी में डिफॉल्ट हो गए हो और जितने तक टैक्स जमा नहीं किए उतने रुपए तक, तक मतलब समझ लो तक, उतने रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, अप टू टैक्स। 6 पॉइंट ओवर, बॉल ओवर, मैच ओवर, सॉरी ओवर ओवर, अरे 6 बॉल का ओवर होता है, ओवर ओवर, तो 6 पॉइंट एक बार हो गए। एक बार मौतला पड़ा तो फिर सुना दूंगा। अभी अपने दूसरे सेक्शन में आते हैं। 143 140 आपने कर लिया, 140 आपने कर लिया, अब आप आ जाए 143 इसका नाम है समरी असेसमेंट। अभी असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट शुरू हो गया, समरी असेसमेंट। अच्छा किसान आंदोलन हट गया क्या? मुझे पता नहीं यार, किसान आंदोलन को हटा पाए क्या ये लोग? क्यों हटा क्यों नहीं पा रहे ये लोग? क्योंकि क्योंकि किसान है लाखों की संख्या में और पुलिस है हजारों की संख्या में। जब लाख वर्सेस हजार होगा तो भले हाथ में गन हो या कुछ भी हो, डरना तो पड़ेगा ना भाई। तो पुलिस भी लाख किसान को एक साथ नहीं हटा पा रहा। हाँ, तो ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो हमेशा काम। अब हम लोग एसएससी ठहरे 3 करोड़ और एसेसिंग ऑफिसर ठहरे हजारों में, हमें करोड़ों में। ये हमारा क्या असेसमेंट करे? ये हमारा कहां से ढूंढेंगे मुंद्रा कौन गली में कहां छुप के कौन से रूम में बैठ के कमाया? क्या कर लेंगे मेरा? ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 99% प्रोबेबिलिटी मेरा कुछ नहीं है ना। कोरोना नहीं बिगाड़ा, ये क्या बिगाड़ा? स्ट्रेंथ हमारी क्या, हम लोग इतने सारे हैं, इसलिए इसको मारो बेटा। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सॉफ्टवेयर का सहारा लिया, भैया आमी पारबो ना, तुम ही करे ना सॉफ्टवेयर। जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो उसका एक समरी असेसमेंट हो जाता है। समरी असेसमेंट मतलब उसमें यदि कोई प्राइमा फेसी मिस्टेक है ना, प्राइमा फेसी मतलब वर्ड समझ दो। अरे प्राइमा फेसी नाम सुना है? तुम सटल से बदमाश लगता है, इसलिए इंग्लिश होगी यू आर प्राइमा फेसी बदमाश, ऑन फेस यू आर बदमाश, सटल से सामने सामने तुम झूठ बोल रहे हो। व्हाट इज प्राइमा फेसी? आ रहा है तुमने एटीसी में 2 लाख का क्लेम कर लिया, अरे भाई एटीसी में 1.5 लाख ही मिलता है, अपेरेंटली गलत है, ऑन फेस इट इज रॉन्ग, इट इज कॉल्ड प्राइमा फेसी, अनडिस्प्यूटेड एरर, नॉन डिबेटेबल एरर, ऑन फेस एरर। बस मुंह पे झूठ बोलता है, शर्म नहीं आती, ये है, दैट इज कॉल्ड प्राइमा फेसी। तुमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शंस 40% ले लिया, अरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शंस, प्राइमा फेसी है। तुमने 3 + 3 6 लिख दिया, 5 लिख दिया, प्राइमा फेसी है। तुमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वायोलेट करके अपना इनकम असेस किया है, प्राइमा फेसी है। लॉ में जो लिखा हुआ उसको वायोलेट किया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वायोलेट किया, या अर्थमेटिकल एरर किया, या अनऑथोराइज्ड डिडक्शंस ले लिया, तो यू आर डूइंग प्राइमा फेसी। तो आपके रिटर्न में जितनी प्राइमा फेसी एरर है, अर्थमेटिकल एरर है, कंप्यूटेशनल एरर है, उसको रेक्टिफाई करके आपको बता दिया जाएगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी में ये चेंजेस आए हैं, आपने इतना दिया है, आपको इतना देना चाहिए था, इतना डिफरेंस होता है। और सिंस ये प्राइमा फेसी एरर है तो ये हमारा सॉफ्टवेयर था, हम सॉफ्टवेयर को ट्रेनिंग दे देंगे कि एटीसी में 1.5 लाख ही लेना बेटा, 1.5 लाख से ऊपर कोई तो हटा देना। हम उसको बता देंगे 24 में 30% ही लेना बेटा, तो 33 करे तो हटा देना। तो सॉफ्टवेयर पे सब ट्रेनिंग दी जा सकती है, तो सॉफ्टवेयर इन सबको प्रोसेस करके खुद ही बता देगा कि आपका ये सब मिस्टेक है, इतना आपका सही है।
अब ये प्राइमा फेसी एरर रेक्टिफाई करने के बाद यदि टैक्स लायबिलिटी बढ़ी, टैक्स लायबिलिटी हो सकता है आपने जो रिटर्न भरा उससे टैक्स आ रहा 10,000, हमारा ये रेक्टिफाई करने के बाद टैक्स आ रहा है 40,000, तो ये जो 30,000 से टैक्स लायबिलिटी बढ़ी उसके लिए हम आपको एक इंटीमेशन देंगे। क्या देंगे? इंटीमेशन। इसको बोलते हैं 143(1) की इंटीमेशन। इसको आप नोटिस लिखेंगे एग्जाम में तो रॉन्ग हो जाएगा, लेटर लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ऑर्डर लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इसका नाम सिर्फ इंटीमेशन है। तो 143(1) में क्या आएगा आपके पास? एक इंटीमेशन आ जाएगा। इंटीमेशन में आपको बता दिया जाएगा कि आपने 10,000 बोला है, 40,000 होता है, 30,000 और देना है, वो 30,000 आप और दीजिए विद इन 30 डेज। यदि आप नहीं देंगे तो आपको बोला जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट, और एसएससी इन डिफॉल्ट के ऊपर क्या पेनल्टी लगती है? अप टू टैक्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट एट द रेट 1%। मैं तुम्हें इसमें 7 सेंटेंस सुना देता हूं, और क्या है। पहला सेंटेंस, एसएससी आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द एसएससी, the return so furnished will be processed by department to ascertain any prima facie error, arithmetical error, etc. The process will be done without human interface, via computer software. All prima facie error and arithmetical error shall be rectified. The income shall be recomputed. Tax liability shall be redetermined. If the tax liability increases, then SSC will be furnished an intimation under section 143. Time limit for intimation, ये बहुत important question, 1 year. Time limit for intimation, 1 year. 1 year from end of the year, 1 year from end of the year in which return is filed. जिस ईयर में आपने रिटर्न भरा था वहां से 1 साल के अंदर रिटर्न इज फाइल्ड, वहां से 1 साल के अंदर आपके पास इंटीमेशन आ सकती है। ये मैं दोबारा चेक करूंगा। हाँ, 1 ईयर तो पक्का है। पॉइंट नंबर 7, on receipt of such intimation the tax must be paid within 30 days. If the SSC fails to pay the amount, he will be treated as SSC in default, liable to interest at the rate 1% per month and penalty up to the tax in. Tax liability घट भी तो सकती है। If the tax liability reduces, the SSC will be given refund. Wow, 9.2 this. ठीक है, एक बार 143(1) दोबारा सुनते। ये रिटर्न की आगे की कहानी। हमारे चीफ गेस्ट आ गए हैं। जो प्रोग्राम अच्छा हुआ वापस से रिपीट होगा। आए बच्चा लोग वापस से नाचो। साहब आए ना, साहब को प्रणाम करो और नाचो। नमस्ते साहब। म्यूजिक 143(1). टॉपिक का नाम है समरी असेसमेंट। बिलेटेड गुड आफ्टरनून सर। हम तो बोल ही सकता है, ये तो मेरा इन्वेंटेड वर्ड है, तुम मेरा चुरा नहीं सकता। समरी असेसमेंट, आपने रिटर्न भर दिया। आपने रिटर्न भरने के बाद डिपार्टमेंट क्या करेगा? तो मैंने आप लोग को समझाया कि आप लोग भर दो रिटर्न 3 करोड़ लोग, और डिपार्टमेंट ऑफिसर हजारों में। ये 1000 लोग 3 करोड़ का असेसमेंट कहाँ से कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो सहारा लेना पड़ेगा क्या चीज का? सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर कुछ भी कर सकता है। तो जैसे ही आप लोग रिटर्न भरते हो, उस रिटर्न में कुछ प्राइमा फेसी एरर है। प्राइमा फेसी मतलब एकदम एपरेंटली कुछ एरर है, सामने सामने एरर है, कोई अनड्यू क्लेम है। मैं इसका नाम बताऊंगा, व्हाट इज प्राइमा फेसी एरर, व्हाट इज अनड्यू क्लेम, व्हाट इज अरिथमेटिकल एरर। तो ये ऐसी कुछ एरर हुई तो उसको हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विदाउट ह्यूमन इंटरफेस, किसी आदमी को बैठने की दरकार नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही उस एरर को रेक्टिफाई करेगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी रिकम्प्यूट करेगा। ये टैक्स लायबिलिटी जब रिकम्प्यूट होगी तो या तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी। बढ़ गई तो आपके पास इंटीमेशन आ जाएगी, डिपार्टमेंट आपको चिट्ठी देगा। चिट्ठी का नाम हुआ इंटीमेशन। इस इंटीमेशन में आपको बताएगा कि आपको कितना टैक्स लायबिलिटी विद इंटरेस्ट और देना है।
ये चिट्ठी 8 साल के अंदर आ जाएगी। जिस ईयर में आपने रिटर्न भरा था वहां के एंड से 8 साल के अंदर आपके पास चिट्ठी आ जाएगी, इंटीमेशन आ जाएगी। इंटीमेशन आने के 30 दिन के अंदर आपको टैक्स क्लियर करना है। यदि आपने कर दिया तो बल्ले बल्ले, यदि आपने नहीं किया तो यू विल बी टर्म्ड एज एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट के ऊपर दो चीज लगती है, एक तो इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ एंड पेनल्टी अप टू टैक्स इन एरियर। जितना टैक्स बकाया है उतने तक की पेनल्टी लग सकती है। यदि 70,000 टैक्स बाकी है तो 70,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। इसलिए कोई भी बंदा मिस्टेक करना पसंद नहीं करता कि 30 दिन के अंदर टैक्स देता है तो डिपार्टमेंट तो पेनल्टी ठोके जाए। ध्यान दीजिए, यदि आपका टैक्स लायबिलिटी कम होता है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड के लिए कोई इंटीमेशन नहीं आएगी, रिफंड सीधा आ जाएगा। वाह, ये क्या था? 143। इसको दोबारा पढ़ेंगे, नॉट टू वरी। अब हम लोग आगे 143 143 इसको समरी क्यों बोलते हैं, इसका आंसर इसमें मिलेगा। इसका नाम है स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट, स्क्रूटनी मतलब ये होता है छानबीन। स्क्रूटनी, छानबीन। स्क्रूटनी असेसमेंट मतलब देखो समरी में क्या हुआ, डिपार्टमेंट में आपने जो इंफॉर्मेशन भरी, डिपार्टमेंट से वो देखा, उसमें कुछ एरर है, वो भी प्राइमा फेसी एरर है, तो डिपार्टमेंट ने उसको रेक्टिफाई करके आपको बता दिया। आपने बोला मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम समझ रहे हैं 3 लाख है और मेरा सैलरी का इनकम समझ रहे हैं 7 लाख है, तो हमारा टोटल इनकम समझ ना रहे हैं 9 लाख, तो तुमको 9 लाख पे टैक्स दे देते हैं, समझ रहे हैं। तो आप डिपार्टमेंट बोलेगा भैया 9 लाख कहां से हो गया, 7 और 3 तो 10 होते हैं ना भैया, तो एक बार 500 टैक्स होता है ना, तो तुम्हारा टैक्स थोड़ा कम देना हुआ है 20,500, हमको दे दो। क्या डिपार्टमेंट ने आपसे पूछा सैलरी 7 लाख कहां से आया? क्या डिपार्टमेंट ने आपसे पूछा हाउस प्रॉपर्टी कैसा है? आपने जो बताया वो मान लिए, लेकिन उसमें जो सामने सामने एरर नजर आ रहा है भैया, उसको खाली ठीक करके बताया है कि ये है। तो क्या इसमें डिपार्टमेंट ने आपका असेसमेंट किया क्या? नहीं नहीं, जो आपने बताया वही मान लिया, एकदम अपरेंटली जो गलती है बता दिए, इसलिए उसका नाम क्या है? समरी असेसमेंट। इसको असेसमेंट भी नहीं बोलते, ये तो ऐसे ही है बस, समरी असेसमेंट। तो इसमें तो डिबेट होने का बात ही नहीं है, अपरेंट है। स्क्रूटनी असेसमेंट खतरनाक है। समरी असेसमेंट सबका होता है। 3 करोड़ एसएससी है तो 3 करोड़ एसएससी का समरी असेसमेंट होता है। तो यदि मैंने आपको बता दिया, यदि आप ई रिटर्न भर रहे हैं तो समरी असेसमेंट पैरेलल ही चल रहा है। मैं ई रिटर्न भरूंगा, एटीसी में 2 लाख लिखूंगा, वो अपने आप ही 150 लिख देगा। मैं बोलूंगा क्या करते हो भाई 2 लाख, वो फिर 150 लिख देगा। इलेक्ट्रॉनिक है, वो वहीं पे रेक्टिफाई करते हुए, वहां पे मैं 7+3 10 लिखने का मुझे नौबत ही नहीं आएगा, वो अपने आप ही 9 लिख देगा। 7+3 9 लिखूंगा तो वो अपने आप ही 10 लिख देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक भरते हैं उनका तो समरी असेसमेंट मोटा मोटी साथ साथ हो जाता है, थोड़ा बहुत बाद में होता है डेफिनेटली। जो मैनुअली रिटर्न भरते हैं उनका वो लोग बाद में सॉफ्टवेयर में डालते हैं, फिर प्रोसेस बटन दबाते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस करके बता देता है कि बंदे का ठीक है कि नहीं। तो वो तो सॉफ्टवेयर सबका किया, जितने एसएससी सबका समरी हुआ, लेकिन स्क्रूटनी असेसमेंट रेयर होता है। रेयर मतलब छानबीन हो रही है इसमें, तो इसमें डिपार्टमेंट बुलाएगा, मुंद्रा जी कहां से बोले आपने 3 लाख प्रॉपर्टी का इनकम, कौन कौन प्रॉपर्टी है थोड़ा बताइए। हाँ, वहां पे मेरे से इंफॉर्मेशन लिया जाएगा, मेरे से रिकॉर्ड्स मंगवाया जाएगा, मेरे बारे में इंक्वायरी की जाएगी और फाइनली इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सब कर को रहा के मेरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट निकाल के फिर मुझे बताएगा कि मेरा असेसमेंट कितना हो रहा है। मैं बिजनेस करता हूँ, मैंने एडवर्टीजमेंट का खर्चा मान दिया कि मैं साल भर में 40 लाख का एडवर्टीजमेंट करता हूँ, तो डिपार्टमेंट मेरे को बुलाएगा, मुंद्रा जी आपने लिखा आप एडवर्टीजमेंट 40 लाख का करते हो। मैंने बोला उसके बिना धंधा चलेगा? बोला सही बात है, बिल लेकर आइए 40 लाख। अब मैं बिल लेकर आऊँ, वहीं पे मेरी तो प्रॉब्लम हो रही है, बिल लेके आना पड़ेगा। बिल लेके जाऊंगा, अकाउंट्स लेके जाऊंगा, उसके बाद डिपार्टमेंट बड़ा बड़ा बिल देख देख के भाईलों से पूछेगा, बिल का वेरिफिकेशन, छानबीन होगी कि इन्होंने क्या मुंद्रा तो वास्तव में एडवर्टीजमेंट दिया है, और वास्तव में इसका ऑथेंटिसिटी निकाला जाएगा, क्या सही है कि गलत है। और फाइनली डिपार्टमेंट बताएगा कि मेरा असेसमेंट कितना होता है, मेरी इनकम कितनी होती है, मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना होता है। समझ से कितना खतरनाक है ये।
हाँ, यदि इसमें बाद में 40 लाख का 30 लाख निकला ना, तो सिर्फ 10 लाख पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। फिर मैं तो बोला जाएगा झूठे, साइड हो तू, झूठ बोलता है 40 लाख, झूठ, तूने टैक्स की चोरी की है, तू है चोर, तेरे को जेल भी भेज सकते हैं, मतलब टैक्स लेंगे, पेनल्टी लेंगे और जेल भेजेंगे। खतरनाक सेंस, खतरनाक सेंस। ये क्या था? स्क्रूटनी असेसमेंट। और इसको पढ़ते क्या है? बोला जाता है कि 3-4% लोगों की स्क्रूटनी कर पाते। समझते रहो। पापा पूछेंगे यार डर लग रहा है, तो पापा को बोलना इतना डरने का बात नहीं है, इतने लोगों में 3-4% लोगों की स्क्रूटनी होती है। यदि 3 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं तो 4% की भी स्क्रूटनी होती है, तो हार्डली तो 12 लाख लोगों की स्क्रूटनी होती है, पूरे इंडिया में 12 लाख। हमारा नंबर कहां से आएगा? उस 4% लोग उसे सेलेक्ट कैसे करते हैं लोग? तो कुछ तो बड़ी बड़ी कंपनी है जिनकी हमेशा स्क्रूटनी होती है, कुछ तो बड़े बड़े लोग हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, और कौन कौन, वो ऋतिक रोशन, और हमारी वो कंगना रनौत, इन सब का तो हमेशा ही स्क्रूट नहीं होता, बोलने की बात ही नहीं है, सब बड़े बड़े लोग हैं। और हम जैसे छोटे मोटे लोगों में करोड़ों में किसी का फिल्टर करके निकाल लेते हैं, मतलब फिल्टर मतलब रेंडमली निकाल लेते हैं। उस रैंडम में मेरा नाम आ गया तो बैड लक हो गया तो बात है। और रेंडमली भी खाली डराने के लिए बोलते हैं। और कभी कभी लोग टीचर सेक्शंस को पकड़ लेते हैं, सब टीचर लोग को पकड़, तब उस लपेटे में हम लोग आगे तो वो हम लोग को खबर लग जाती है, क्योंकि उस टीचर का स्क्रूटनी हुआ, अरे आज स्क्रूटनी हमने साथ अपना भी आने वाला है बच्चा लोग, तुम लोग 3 दिन क्लास नहीं होगा, फाइल वाइल रेडी कर देते हो। तो इस तरीके से स्क्रूटनी बहुत ही फिल्टर करके लोगों की होती है, उसमें अपना नंबर आएगा। चलो मैंने तुम्हें मार्केट का स्टैंड बता दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जाम में क्या लेना है। टाइटल है स्क्रूटनी असेसमेंट। मेरे को पहला सेंटेंस लिखना नहीं आता है, मैं हमेशा, मेरी इंग्लिश खराब है, मैं एकदम कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे को भावना व्यक्त करने नहीं आती। भावना ये है, मतलब लैंग्वेज मेरे 2 डिबेट में है। इफ असेसिंग ऑफिसर हैज डाउट दैट income has been short assessed, losses have been over assessed, tax has been underpaid, then he can initiate scrutiny assessment. ये मेरा एक पहला सेंटेंस। दूसरा है, क्या मैं ऐसे लिखूं? इफ असेसिंग ऑफिसर wish to ensure himself that income has not been underassessed, loss have not been overassessed, tax has not been underpaid, then he can initiate scrutiny assessment. बताओ दोनों में से आपको अच्छा सेंटेंस कौन सा लगता है? If the AO has doubt, ये सब हुआ है, या AO wish to ensure himself? सेकंड, 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 डाउट वाला वर्ड नहीं है। एक और बताता हूँ, बताओ, ये हो सकता है ये भी बहुत अच्छा लगे। इफ AO has reason to believe that income has been underassessed, losses have been overassessed, tax has been underassessed, he can do scrutiny assessment. बताओ कौन सा वर्ड आपको अच्छा लगा? रीजन टू बिलीव, डाउट, और विश टू इंश्योर हिमसेल्फ? सेकंड वाला। एंड आंसर इज, ना तो एओ के पास कोई रीजन है और ना ही एओ आपके ऊपर डाउट कर रहा है। ये एओ की ड्यूटी है, वो चेक करना चाह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, इसलिए वो आपका स्क्रूटनी कर रहा है। तो आपके पास स्क्रूटनी की चिट्ठी आए तो आप ऐसे मत खड़े हो जाइएगा, क्या बात है मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई पूछ रहा हूँ नॉर्मल। जैसे मैं कार लेके जा रहा था, अचानक मेरे मामा ने रोका, लाइसेंस। मैं बाहर निकला, क्यों भाई, शक्ल से खराब लग रहा हूँ मैं तुझे? हाँ बच्चा लग रहा हूँ, लाइसेंस मांग रहा है मेरे से? हाँ, मेरे को चलानी नहीं आती, मेरी गाड़ी टेढ़ी चल रही थी जो लाइसेंस मांग रहा है? पूछा मतलब तुमने क्या सोचते मेरे से लाइसेंस मांगा, पहले बता। मामा बोलेगा भाई मेरे, मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा हूँ,
मैं तेरे ऊपर कोई डाउट नहीं कर रहा, तो आदमी शक्ल से अच्छा ही लग रहा होगा, कैसा लग रहा है मेरे को मतलब भी नहीं है, तो बस मेरे को लाइसेंस दे और तू जा, लाइसेंस दिखाओ तू जा अपना। मैं बोला पूछा कैसे तू मेरे से? भैया पूछेगा तुझे। अच्छा तुम पहले बता वो होमवर्क कर लाया वो रिकॉर्डिंग वाला? अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं से पूछा, आप में से होमवर्क कैसे पूछे? आप मेरे पर डाउट कर रहे हो? आप आप मतलब हमेशा मेरे से पूछते हो होमवर्क लिया कि नहीं किया? मतलब ये बैठी थी, ये बैठी थी, ये बैठा था, ये बैठा था, ये बैठा था, आप किसी से नहीं पूछा, आप मेरे से पूछे। आप मेरे ऊपर डाउट करते हो हमेशा। मैं आपको क्या फालतू स्टूडेंट लगता हूँ? अरे भाई, भाई ये मेरी ड्यूटी है, आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि मेरे सारे बच्चे होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस सेंस में मैंने तुझसे पूछा, तू अदरवाइज क्यों लेता है भाई? दिस इज व्हाट इज यू नॉट नीड टू टेक अदरवाइज। स्क्रूटनी असेसमेंट की नोटिस आती है तो डिपार्टमेंट ना तो आपके ऊपर कोई डाउट कर रहा है, ना डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा प्रूफ है। डिपार्टमेंट जस्ट वांट टू श्योर हिमसेल्फ कि आपका एडवर्टीजमेंट 40 लाख लगा है कि नहीं लगा। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे भाई बताना 40 लाख लगा है कि नहीं लगा, काहे को मामला उलझाता है? ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। बहुत जोर देके मैंने आपको बताया ताकि आपके एग्जाम में मिस्टेक ना हो, क्योंकि कॉमन मिस्टेक्स है, बच्चे ऐसे लिख देते हैं। आपको सिर्फ यही वर्ड लिखना है। लॉ में हमसे बच्चे कई बार पूछते हैं, सर जो लॉ की लैंग्वेज है वो एज इट इज लिखनी है क्या? तो हम लोग बोलते हैं बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि टैक्स की लैंग्वेज एज इट इज लिखनी है, लेकिन कुछ वर्ड्स है जिसको आप चेंज मत, ये वही वर्ड है। आप इसको चेंज करके लिखो दे यो हैज डाउट, सब भावना तो वही है ना, मोटा मोटी तो वही है। हाँ तो भैया यहाँ भावना चेंज हो जा रही है। बात क्लियर? बात क्लियर। इफ एओ विश टू इंश्योर हिमसेल्फ, क्या, that tax has not been underpaid, loss have not been oversown, and tax has income has not been undersown, then he can issue a notice। क्या करेगा वो? एक नोटिस देगा अंडर सेक्शन 143(2)। असेसमेंट कौन से सेक्शन में हो रहा था? 143(3). नोटिस कौन से सेक्शन में जा रही है? 143(2). इस नोटिस में क्या बोलेगा? मेरे को वो इंफॉर्मेशन दो जो मुझे चाहिए। प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन, सच डॉक्यूमेंट, सच रिकॉर्ड्स एज ही डीम्स। He can ask all those information, documents, records as he deems। तो आपसे एडवर्टीजमेंट की डिटेल मांग सकता है, एम्प्लॉय की डिटेल मांग सकता है, सेल बिल मांग सकता है, परचेज बिल मांग सकता है, एसेट की डिटेल मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है एज ही डीम्स। कब तक देना है? ऑन सच अ डेट एज मे बी एज स्पेसिफाइड इन द नोटिस। ये सारी इंफॉर्मेशन लेके इस दिन आइए बोल दिया जाएगा, तो उस दिन आपको पहुंचना है। दूसरी बात, आफ्टर रिसीव सच इंफॉर्मेशन यू मे मेक नेसेसरी इंक्वायरी। जरूरी थोड़ी तुम्हारे बोले हुए पहुंच जाएगा। नेसेसरी इंक्वायरी, and after getting the inquiry result, information from the SSE, information from outside, after giving you opportunity of being heard, he will assess you। आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग heard जरूर देगा, क्योंकि वो आउटसाइड से पूछ रहा है। आउटसाइड में मेरे बारे में कोई कुछ भी बोल दे तो वो मान लेगा। तुम लोग बाहर जाके बोल दिया मुंद्रा बहुत गुस्सा है, मारता वो खड़ा तो तुम मान लेगा। अरे मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग heard दे, ओ वो बोला वो क्या किया था ना तो वैसे हुआ था ना, तुम सब पटकते दिए तो मैंने तुझे जस्टिफिकेशन दे दिया। ओ सर ऐसा काम किया, तब तो आपने अच्छा ही किया। तो एटलीस्ट यू विल हैव टू गिव मी अपॉर्चुनिटी ऑफ, and after considering all information the income will be determined, tax shall be computed। ये असेसमेंट कितने साल के अंदर हो जाएगा उसकी भी टाइम, नोटिस कितने दिन के अंदर आ जाएगी उसकी भी टाइम लिमिट। और एग्जाम में ये पूछता है क्या? टाइम लिमिट। सारा खेला टाइम लिमिट। असेसमेंट कितने दिन के अंदर हो जाएगा, नोटिस कितने दिन के अंदर आएगी? 6 महीने के अंदर नोटिस आ सकती है। 6 months फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने रिटर्न, 6 months फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने रिटर्न भरा है, आपके पास नोटिस आ सकती है। और 1 साल के अंदर आपका असेसमेंट हो जाएगा। 1 साल कहां से? जब आपका एंड ऑफ असेसमेंट, 1 साल के अंदर आपका असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब टाइम लिमिट अपने वापस से स्टडी मेट से देख के
फाइनलाइज करेंगे, फिर अपने इसको याद भी करेंगे। समरी मिलते जा रहा है, क्या है? स्क्रूटनी। अब जो बताने जा रहा हूं वो ऑलमोस्ट लास्ट है और आपका पढ़ा हुआ है। पांचा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। डिपार्टमेंट ने आपको कुछ चिट्ठियां दी और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे। डिपार्टमेंट के पास पावर हो किसी भी बंदे से कुछ भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। नोटिस होती है उसकी 142(1), जनरल पावर है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में तो चिट्ठी दे तो पूछ सकता है ये 142(1) की नोटिस में, मुंद्रा जी आपको बुक कॉर्पोरेशन कितना रॉयल्टी देता है, पूछ सकता है। इसमें हो सकता है मेरा असेसमेंट कर रहा हो सकता है बुक कॉर्पोरेशन का कर रहा हो, ये जनरल है। 142(1) की नोटिस में किसी से भी पूछ सकता है। डिपार्टमेंट 143(2) में स्क्रूटनी करते समय मेरे से मेरे बारे में पूछ सकता है। तो डिपार्टमेंट ने मुझे ये नोटिस दी या ये नोटिस दी, या मैंने रिटर्न ही नहीं भरा, रिटर्न नहीं भरा, या मैं तो डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई अपनी ऑडिट कराओ, 142(2) है ऑडिट का सेंस। डिपार्टमेंट ने मेरे को बोला कि इस चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाइए, मैंने ऑडिट नहीं करवाई। यानी मैंने डिपार्टमेंट के कई सारे इंस्ट्रक्शंस में से किसी भी एक इंस्ट्रक्शंस का वायोलेशन किया। या तो उन्होंने मुझसे कुछ इंक्वायरी की, मैंने जवाब नहीं दिया, या 142 में स्क्रूटनी की नोटिस दी, मैंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, या फिर मैंने रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरा, या फिर मेरे को डिपार्टमेंट ने बोला कि आप ऑडिट करवाइए, मैंने ऑडिट नहीं करवाई। इन सब केसेस में डिपार्टमेंट मेरा बाजा बजा देगा, बोले मुंद्रा जी इफ यू आर नॉट कोऑपरेटिंग देन ओके, हम आपके पाँव में तो नहीं आएंगे ना, आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हो तो मत करिए, हम अपने सोर्स से पता लगाएंगे आपकी इनकम। डिपार्टमेंट विल असेस माय इनकम टू द बेस्ट ऑफ इट्स जजमेंट। ये असेसमेंट भी 1 ईयर के अंदर हो जाएगा। टू बी नोटेड, इसके लिए सो क्लॉज नोटिस आएगी डिपार्टमेंट में, तो एक सो क्लॉज नोटिस आएगी कि मुंद्रा जी आपने रिटर्न नहीं भरा, हम आपका बीजे क्यों ना करें। मुंद्रा जी हमने आपको 143(2) की नोटिस दी थी, आप रिस्पॉन्ड नहीं किए, हम आपका बीजे क्यों ना करें। मतलब कोई भी वायलेशन जो मैंने किया वो वायलेशन का रेफरेंस आएगा और फिर ये पूछा जाएगा कि आपका बीजे क्यों ना करे। अब मैं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन दे दिया तो बात अलग है, अदरवाइज मेरा बीजे तय है। मैं बोल दिया कि भैया मेरा तो रिटर्न भरने के समय क्या था, मैं कोमा में चला गया, मेरे पास हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट से, वो कोमा में थे, तब बात एकदम अलग होगी, तब डिपार्टमेंट छूट दे सकता है। अदरवाइज हो जाए, क्या हो जाएगा, मेरा बीजे हो जाएगा। बीजे में डिपार्टमेंट अपने जजमेंट पे मेरी टैक्स लायबिलिटी डालेगा। डिपार्टमेंट इसमें मेरे को कभी रिफंड नहीं देगा, स्क्रूटनी में रिफंड दे सकता है कि मुंद्रा जी आप बता रहे थे आपकी टैक्स लायबिलिटी 3 लाख, हमने छानबीन की 2 लाख की हुआ, तो आप 1 लाख रिफंड ले लीजिए, हो सकता है। लेकिन बीजे में यदि मैंने 3 लाख रिटर्न भरा है तो डिपार्टमेंट कभी नहीं बोलेगा मुंद्रा जी हमारे जजमेंट से 2 लाख, क्योंकि ये जजमेंट है, रॉन्ग भी हो सकता है। इसमें डिपार्टमेंट कम कभी नहीं करेगा, हमेशा बढ़ाएगा। तो आपको पता है बाजा बजने से हमेशा बुरा ही होता है, बताया बताया बात, बाजा बजेगा तो बुरा ही होगा। डिपार्टमेंट मेरा बीजे करेगा कि नहीं करेगा, यदि आपने इनमें से कोई वायलेशन किया ना तो डिपार्टमेंट को आपका बीजे करना पड़ेगा। बेचारे हेल्पलेस है, मैं डिपार्टमेंट को ₹1,00,000 दे के आ गया, भैया मेरा बीजे मत कर, सुनना सुनना रत्ना पैसा रत्ना। वो बोला मुंद्रा जी सुनिए, मैंने आपको 143(2) में सो कॉज नोटिस दे दिया, अब ये बॉल मेरे कोर्ट में नहीं आपके कोर्ट में, आप कोई बहुत अच्छा रीजन दे दिए तो मैं शायद ना करूं, अदरवाइज मैं चाह के भी रोक नहीं पाऊंगा इस पीछे। इट इज नॉट माई पावर, इट इज माई ड्यूटी, इट इज नॉट माई डिस्क्रिशनरी पावर, इट इज माई मैंडेटरी ड्यूटी। गॉट इट, व्हाट इज बीजे। वाह, एक बार स्टडी मैट से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, जब मुझे ऐसे लग जाएगा कि यस आपको याद हो गया तब छोड़। असेसमेंट टॉपिक 2 पार्ट में डिवाइड, एक असेसमेंट बाय एसएससी, आराम से देखो इतना तो कुछ नहीं,
और यदि टीचर अपने जुबान से बच्चों के आत्मा में ना डाल पाए तो थ्योरी क्यों पढ़ा? असेसमेंट बाय एसएससी, असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट, दो पार्ट हो गए बच्चों। ये बातें तुम समझ में आती है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम? समरी असेसमेंट। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। सेक्शन पता है 140 है। मोटा मोटी 6 बातें बोलनी है, वो अपनी बातें बाद में बोलनी है। ठीक है, अभी टारगेट सेट ये अभी पढ़ाऊंगा। असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट दो हो गया। एक तो हो गया समरी असेसमेंट, जिसमें डिपार्टमेंट कुछ खास नहीं पूछता, बस ऐसे ही पूछा पाछी सुनी होती। 143 पर मोटा मोटी आप मान के चलिए 10 बातें इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 10 बातें। क्योंकि सब एसएससी का होता है तब तो इंपॉर्टेंट बात होती है ना। दूसरा है रेगुलर असेसमेंट। इसमें डिपार्टमेंट छानबीन करके अच्छे से पूछताछ करके इंक्वायरी करके सही से टैक्स निकाल के देता है। रेगुलर असेसमेंट इसमें दो होते हैं, स्क्रूटनी एंड बीजे। स्क्रूटनी का सेक्शन 143(3) और बीजे का सेक्शन 140। इसमें मुझे कोई 7-8 लाइनें बोलनी है, इसमें मुझे कोई 7-8, तो सब मिला के चैप्टर में आपको 7 लाइन 14 लाइन 10-24 लाइन 36 लाइन और 5 लाइन और सब मिला के 40 लाइन का चैप्टर है। कौन कॉपी यूज करें? सबसे पहले मैं समरी असेसमेंट आपको वापस समरी असेसमेंट सेक्शन बोले तो मन्ना भाई 140 सेल्फ असेसमेंट 140। मुझे इसमें कितने सेंटेंस बोलने चाहिए? पहला, this is the assessment made by SSC himself. He himself determined his tax total income, tax liability, tax payable खुद बताया। Tax payable must be paid with the return, रिटर्न के साथ टैक्स दे देना चाहिए, पेमेंट कर दो। हाँ, यदि कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी देनी है तो वो भी दे दो, पे विद टैक्स यदि देनी है तो। यदि आपने शॉर्ट अमाउंट पेमेंट किया तो बताओ क्या एडजस्ट होगा? फर्स्ट क्या एडजस्ट होगा? इंटरेस्ट पेनल्टी पहले एडजस्ट होगी, shall be adjusted and then tax। यदि आपने नहीं दिया, अमाउंट रिमेन्स अनपेड, कुछ भी अमाउंट आपका रिमेन अनपेड रह जाए तो हम आपको पे ठप्पा ला देंगे। ठप्पा क्या है? ठप्पा का नाम है तू चोर है, एसएससी डिफॉल्ट। जाओ पहले उसके पूछ का जिसने यहाँ पे लिख दिया एसएससी डिफॉल्ट। एसएससी ये एसएससी डिफॉल्ट का टैग आपके ऊपर लगा रहेगा जब तक आप वो टैग चुका नहीं देते। और एसएससी डिफॉल्ट के ऊपर दो चीजें लगेगी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पेनल्टी अप टू टैक्स इन। मजा आया क्या बच्चों? देखो 6 पॉइंट याद हो गए। इसमें कुछ भी मैंने नया नहीं बताया, बस सेठ साहब आए तो मैं दोबारा नाचा, है ना? सर ऐसे भी आप 3-3 बार नाचते हैं। अरे हाँ भाई। लेकिन दिस डांस इज डेडिकेटेड टू द चेयरपर्सन अतुल जी। अब हम लोग आगे समरी असेसमेंट। मुझे इसमें 10 बातें बोलनी है। सेक्शन याद करो 143(1). ओके, नहीं तो एक ऑप्शन और था, काहे उठाए?
अच्छा, समरी असेसमेंट, 10 बातें बोलनी है। आफ्टर फाइलिंग रिटर्न ऑफ, तो पहली बात ये कहानी शुरू होती है जब आप रिटर्न ऑफ इनकम भर देते हो उसके बाद। डेटा फर्निश बाय एसएससी, ये तो भी आपने रिटर्न भरा है। आर प्रोसेस्ड बाय डिपार्टमेंट, सेंटेंस तो देखो वही है लेकिन इंपॉर्टेंट आगे लाइन जा रही है। टू चेक व्हाट, प्राइमा फेसी एरर, अर्थमेटिकल एरर, अनड्यू क्लेम, अनड्यू क्लेम एसेट। ये इसका पहला सेंटेंस हुआ, बना लोगे। रिटर्न ऑफ इनकम भरने के बाद ये सबको इंपॉर्टेंट, मतलब ये आप अपनी इंग्लिश में झाड़ देना, कोई टेंशन नहीं है। रिटर्न भरने के बाद जो एसएससी ने इंफॉर्मेशन दिया है उसको हम लोग चेक करेंगे, डिपार्टमेंट चेक करेगा, ये सब फाइंड आउट करने के लिए। 143(1) कैन रेक्टिफाई फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर। नंबर 1, कोई अनड्यू क्लेम है तो, अनड्यू क्लेम मतलब भैया प्लांट एंड मशीनरी पे 15% डेप्रिसिएशन मिलता है, आप 60% लेते बैठे, अनड्यू क्लेम। अर्थमेटिकल एरर बोलने की बात ही नहीं है। या फिर आपके ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है कि ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है और आप उस एक्सपेंडिचर को क्लेम कर रहे हो, मतलब आपने क्लेम किया है और ऑडिटर ने उसे डिसअलाउ किया है, इसको हम लोग प्राइमा फेसी एरर बोलेंगे और रेक्टिफाई कर देंगे। मतलब ऑडिटर ने बोला कि आपका एडवर्टीजमेंट 40 लाख आपने दिखाया है, वो होना चाहिए 32 लाख, तो 8 लाख आपका एड बैक करके इनकम निकाल लेंगे। ये पहली बार हुआ है कि ऑडिटर की रिपोर्ट को इतनी तवज्जो दी गई है, तवज्जो मतलब वैल्यू दी गई है। So much value we have given to the auditor's report. वो बोला डिसअलाउड तो इनकम टैक्स मान लेगा डिसअलाउड। यस, ऑडिटर्स रिपोर्ट यदि तो डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर हुआ तो ये प्राइमा फेसी एरर मान लेंगे। आपने 10AA सेक्शन होता है, 80I सेक्शंस होता है, इन सब सेक्शंस में क्या होता है कि रिटर्न टाइमली भरना पड़ता है, ये इसकी कंडीशन है। आपने इसमें रिटर्न टाइमली नहीं भरा, लेट रिटर्न भरा, तो हम इसको एडवेट कर देंगे, ये प्राइमा फेसी एरर। ये डिडक्शंस क्लेम करने होते हैं तो रिटर्न टाइमली भरना होता है। आपने रिटर्न लेट भरा है तो ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस है, इसमें क्या डिबेट है, प्राइमा फेसी एरर। हाँ, आपने सेट ऑफ उलपटान क्लेम किया है, आपको पता हाउस प्रॉपर्टी में लॉस 2 लाख से बेसी सेट ऑफ नहीं होता, पता होना चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए कि सैलरी की इनकम से पीछे का लॉस सेट ऑफ नहीं होता। ऐसी कुछ मिस्टेक्स आपने की है जो कि सेट ऑफ में अलाउड नहीं है। सेट ऑफ लॉसेस वायोलेटिंग द कंडीशंस या वायोलेटिंग द प्रोविजंस, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमा फेसी। और इन सब एरर्स को रेक्टिफाई करने के बाद हम आपकी इनकम रिकम्प्यूट करें। लेकिन हाँ, इन सब में जो हम आपका एडिशन कर रहे हैं उससे पहले आपकी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard आएगी। मतलब हम आपको एक मेल भेजेंगे कि आपके ऑडिटर ने इतना किया है, हम लोग इतना कर रहे हैं, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी इतने से बढ़ गई। हम आपको पहले एक मेल भेज देंगे। आजकल डिपार्टमेंट के सारे करस्पॉन्डेंस मोटा मोटी मेल से आते हैं। ओके, ये रिकम्प्यूटेशन करने में टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है, घट सकती है। यदि बढ़ गई तो आपके पास एक इंटीमेशन है, इंटीमेशन को इंटीमेशन नहीं लेना। इंटीमेशन की टाइम लिमिट कितनी है, 1 ईयर। 1 ईयर कहां से, फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। जिस ईयर में आपने रिटर्न भरा था उस ईयर के एंड से 1 साल इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। नंबर 6,
इंटीमेशन को आप डिमांड नोटिस समझिए। डिमांड नोटिस मतलब समझते हो, टैक्स दो, समझे, वैसे बकवास नहीं, चुपचाप टैक्स दो। तो इंटीमेशन को आप डिमांड नोटिस समझिए, और 30 डेज के अंदर टैक्स दे दे। और जे आपने नहीं दिया, समझे ना, जे आपने नहीं दिया तो हम आपके यहाँ पे लिख देंगे का एसेसिंग डिफॉल्ट। और फिर एसेसिंग डिफॉल्ट के ऊपर क्या लगता है पता है ना, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। कितना लगता है पता है ना, हाँ। और जे आपका कम हुआ तो आपको रिफंड मिल जाएंगे। टैक्स लायबिलिटी कम हुआ समरी असेसमेंट के बाद तो रिफंड मिल जाएगा। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, टाइम लिमिट ऑफ इंटीमेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या पूछा जाएगा, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, समझे। शॉर्ट नोट आ जाए तो हम लोग छाड़ देंगे। नेक्स्ट, स्क्रूटनी असेसमेंट। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। 143 कितने सेंटेंस बोलने हैं, 4-5 सेंटेंस, 6 बोलूंगा और क्या। पहला, इफ एओ, 7 बोलूंगा मैडम, आप बोलो ना, मैं जितना बोला बोलूंगा। इफ एओ विश टू इंश्योर हिमसेल्फ, कैसे इंश्योर करना है, दैट इनकम हैज नॉट बीन अंडरसोन, losses not been oversown, not overshown, taxes not been underpaid, not been underpaid. Then he shall issue a notice. तो प्रोसीजर क्या है, यदि उसको लगता है ऐसा, वो अपने आप को चेक करना चाहता है, इशू नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). असेसमेंट हुआ 143(3) में, नोटिस आएगी 143(2) में। आस्किंग सच इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एज ही डीम्स फिट। एओ डीम्स फिट, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर। If the AO wish to ensure himself कि टैक्स कम नहीं दिया, लॉस ज्यादा नहीं दिखाया, इनकम कम नहीं दिखाया, तो he can issue a notice asking such information, such documents, such records as he deems fit. पहला सेंटेंस बड़ा सेंटेंस लेकिन इंपॉर्टेंट। दूसरा, टाइम लिमिट फॉर नोटिस, बोलो। तो नोटिस की टाइम लिमिट है 6 मंथ्स। कहां से, 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने रिटर्न भरा था, इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। सर नहीं समझ में आया, जैसे आपने रिटर्न भरा 31 जुलाई, 20-21 का रिटर्न आपने भरा 31 जुलाई 21, तो पहले इसको एंड होने दीजिए 31/3/22, यहां से 6 महीने जो दिए 31/3/20, 31 दिसंबर ना, नहीं नहीं 30 सितंबर 22, यहां से 6। तो आपने रिटर्न भरा था इस दिन, और इंटीमेशन सॉरी नोटिस आ सकती है यहाँ, समझे। नेक्स्ट, तीसरी बात, तीसरा सेंटेंस, स्क्रूटनी तभी हो सकती है जब आपने रिटर्न भरा। यदि आपने रिटर्न ही नहीं भरा तो आपकी स्क्रूटनी क्या करे, अरे कुछ दो तो अब तो छानबीन करे, जब दिए नहीं तो छाने किसको, अभी नहीं किसको, समझे। इसलिए स्क्रूटनी ओनली आफ्टर रिटर्न ऑफ इनकम, ये मैंडेटरी कंडीशन है। यदि आपने आरओआई भरा तो हम आपने स्क्रूटनी कर पाएंगे, तो फिर काहे भरेंगे, तो पीछे कर देंगे। नंबर 4, बात क्लियर। नंबर 4, आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन, अब ये फॉर्मेलिटी वाला सेंटेंस, आपने इंफॉर्मेशन रिसीव कर लिया, डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लिया, रिकॉर्ड्स रिसीव कर लिया, कुछ इंक्वायरी करना था वो कर लिया, आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दे दिया,
दे दिया, और ये सब देने के बाद आप उसका असेसमेंट कंप्लीट दी असेसमेंट। ठीक है, टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट। यहां तो समझ में आया? ये टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंडेड बाय कमिश्नर फॉर 6 मंथ, कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर बाय 6 मंथ। ये 6 मंथ क्यों एक्सटेंड करेगा? ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम एओ। एओ बोलेगा भैया जी हमको देखिए असेसमेंट करने में बहुत टाइम लग रहा है, एसएससी अभी बहुत झूठ साच कर रहा है, बहुत इंक्वायरी करना पड़ रहा है। ठीक है, कमिश्नर 6 महीना बढ़ा देगा। ओ याद रहेगा? बड़े बड़े 6 सेंटेंसेस साथ ये टॉपिक। अब आ गया क्या? बीजे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सेक्शन 140। अंडर दिस सेक्शन, पहला सेंटेंस जो उसका नाम को रिप्रेजेंट, बकवास सेंटेंस। अंडर दिस सेक्शन AO determines income of the SSC income of SSC to the best of its judgment, to the best of its judgment. When BJ can be initiated, important question. When BJ can be initiated, BJ काहे करेंगे हमारा? इसको सीखने के लिए आपको इस सेंटेंस में आना पड़ेगा, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट। ऑडिट, ये है हमारे, नाम क्या भाई का? अतुल, अतुलित बलधाम। ये हमारे अतुल, ये अतुल साहब के पास डिपार्टमेंट की चिट्ठी है 143(1) में, 143(2) में। 143(2) क्या होता है? स्क्रूटनी। चिट्ठी पहचानो मैडम, चिट्ठी पहचानो। स्क्रूटनी की चिट्ठी है, और चिट्ठी आने के बाद डिपार्टमेंट ने बोला कि आप अपना अकाउंट्स लेके आइए। अतुल बोले ठीक है आते हैं, कब आना है? 17 जुलाई को। अतुल अपना सारा अकाउंट्स लेके आया, लैपटॉप लेके आया। ये लीजिए। बोले ये क्या लाया? बोला अकाउंट्स। ये बोला ऐसे थोड़ी लाया जाता है, पेपर ले जाना चाहिए। लीजिए ना, ले आया। आप क्या है? अच्छा ये रिकॉर्ड्स दिखाओ, वो रिकॉर्ड्स दिखाओ, ये रिकॉर्ड्स दिखाओ, वो रिकॉर्ड्स दिखाओ। जो रिकॉर्ड्स बोलता है अतुल अपना उल पटान अकाउंट्स लिखा हुआ दिखा, लैपटॉप ने अपना खाता लिया। अब उसमें हैंडराइटिंग पे 3 के ऊपर 4 मांडा हुआ है, 0 के बाद 8 ऐसे बैठाया हुआ है, 0 0 करके फिर ऐसे काटा हुआ है। तो समझ में नहीं आता है क्या डेटा क्या है भाई, मेरे क्या लिखा है तुम? अकाउंटेंट बताएगा 3,08,000 या 4,08,000 में से एक होगा, या 4,80 भी हो सकता है, पता नहीं। डेटा में लिखा हुआ है 12,00,000, 12,000, 1200। डेटा ऊपर ये लिखा हुआ है, हाँ 12,12,112 ऐसे लिखा हुआ है। और नरेशन में लिखा हुआ है he paid 12,12,000, मतलब उलपटान, ऊपर डेटा अलग जा रहा है, नीचे नरेशन अलग जा रहा है, अमाउंट रुपीज एंड वर्ड्स में अलग है। तो ऐसे में सब परेशान। डिपार्टमेंट बोला भाई ये क्या है, खुद समझ में नहीं आ रहा है। लाभ बोले अकाउंट्स लाओ, हम ले आए। तो डिपार्टमेंट ने पता और क्या कर सकता है? ऑप्शन 1 अकाउंट समझे, या नहीं डिपार्टमेंट बोलेगा एक काम करो भैया, हम तो नहीं मानते, हम तुम्हारे अकाउंट्स को बोलेंगे गलत है, उलपटान है, तुम हमसे लड़ो। हाँ, हम तुमको 3 सीए का नाम बताते हैं, इनमें से किसी एक से जाके ऑडिट करा,
तुम्हारा वाला ये तो ऑलरेडी ऑडिटर है, तुम्हारा वाला ऑडिटर का साइन नहीं चलेगा। हम जो बताते हैं उनमें से किसी एक ऑडिटर से साइन। इसको बोलते हैं ऑडिट का डायरेक्शंस। सेक्शन क्या है 142। तुम्हारा ऑडिट किया हुआ है तब भी ऑडिट करा दो। ऑडिट का डायरेक्शंस। एओ को लगे कि अकाउंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिससे इनकम टैक्स से रेवेन्यू को लॉस हो सकता है, तो एओ एसएससी को डायरेक्शंस देगा टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड फ्रॉम द नॉमिनेटेड चार्ट, नॉट कॉस्ट चार्ट। क्लियर? Visible sentence. If the AO, while doing the assessment, is of the opinion that accounts furnished by the SEC is very clumsy and it is causing loss of revenue to the department, then he shall direct SEC, no other word, direct, he shall direct SEC to get his accounts audited from the nominated chartered accountant. अब क्वेश्चन आते हैं, नॉमिनेट कौन किया? नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर। अतुल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा बोलो? कहा है ऑडिट करा है? ऑडिट फ्री में होता है। अभी कितना पैसा मांगेगा? कौन देगा ये पैसा? हमारा तो ऑडिट किया हुआ है, हम काहे देंगे? तो डिपार्टमेंट विल से डोंट बॉदर अबाउट द ऑडिट दैट विल बी बोर्न बाय अस, वी जस्ट गेट इट आउट। So the fees shall be determined by the commissioner, borne by the commissioner. कमिश्नर मतलब डिपार्टमेंट। और ऑडिट रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उस ऑडिट रिपोर्ट को फॉलो करते हुए हम आपका असेसमेंट करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ऑडिटर बोल दिया ऑडिट सब सही है तो जरूरी नहीं कि हम मान लेंगे सब सही, लेकिन आप ऑडिट करा। तो व्हेन डीजे कैन बी इनिशिएटेड, पहला जब आप ऑडिट का डायरेक्शंस फुलफिल नहीं किए। हमने बोला ऑडिट कराओ, आप ऑडिट नहीं करवाए। आपने नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) को रिस्पॉन्ड नहीं किया। 143(2) बोले तो स्क्रूटनी की नोटिस, या फिर आपने नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) जिसमें हम लोग आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, या फिर जब आपने रिटर्न नहीं भरा, हम आपका बीजे कर। एक और वर्ड है, यदि आपने आईसीडीएस फॉलो नहीं किया, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, नॉट इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है वैसे इनकम टैक्स का स्टैंडर्ड्स होता है। इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो किया तो हम आपका क्या करेंगे? बीजे। बीजे करने के पहले हम आपको एक शो क्लॉज नोटिस देंगे। अब इस वर्ड को आपने पहली बार सुना है, पहले आप मुझे बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म शो क्लॉज नोटिस? या आप ऐसे बताइए कि शो क्लॉज नोटिस और नोटिस में क्या अंतर है? देखो, इंग्लिश को हिंदी मत करो। आपने शो क्लॉज नोटिस का मतलब ये नहीं बोल सकते कि कारण बताओ नोटिस। नो नो नो, होता क्या? टेल मी दैट। अतुल मेरे लिए है शो क्लॉज नोटिस। आप बताइए शो क्लॉज नोटिस होता क्या है? नोटिस और शो क्लॉज नोटिस में क्या? ऐसे चुप ना रहो। नोटिस में भी तो पूछा जाता है शो क्लॉज नोटिस और नोटिस में क्या? तो मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम है वर्षा। इस लड़की ने कॉलेज की खिड़की के शीशे तोड़ के, जब टीचर ने होमवर्क मांगा तो शीशे अपने पेट के आगे रख ली और बोली होमवर्क मांगेगा तो पेट में डाल। ऐसा उसने वाकया किया, सब लड़कों ने इसका वीडियो बनाया और उसने टीचर को चिल्ला चिल्ला के बोला कि तुम मेरे से, आप मेरे से कभी भी होमवर्क मांगे ना तो मैं पेट में डाल दूंगा। और पूरी यूनिवर्सिटी में छा गया उसका, वो वायरल हो गया।
सारे टीचर डर गए, ऐसे तुम बच्चों से होमवर्क ही नहीं पूछ सकते, तो शीशा तोड़ के पटाख से निकालने पेट में डाल देंगे। ये तो लड़कियां जो अपना पेट दिखा रही है, लड़के उल्टा घुमा देंगे, पेट में डाल देंगे। तो हम टीचर बेचारे क्या करें। तो कॉलेज के प्रिंसिपल के पास अब दो चॉइस, या तो वो वर्षा को नोटिस दे कि वर्षा जी आप अपने पेरेंट्स को लेकर आइए, वर्षा जी आप अपने गार्जियन को लेकर आइए, वर्षा जी आप अपना न्यूरो चेकअप कराइए, है ना, ये सब नोटिस दी जा सकती। या फिर प्रिंसिपल वर्षा को सो कॉज नोटिस दे सकता है कि वर्षा जी आपने ऐसा अनएथिकल काम किया है, आप बताइए हम आपको कॉलेज से रेस्ट्रिक्टेड क्यों ना करें। दोनों में क्या अंतर है। नोटिस जनरल है, कोई भी रीजन से। शो कॉज नोटिस हमेशा एक जजमेंट के साथ आती है कि हमारी कमेटी ने जजमेंट ले लिया है कि इस लड़की को रेस्ट्रिक्टेड, जजमेंट हो गया। अब आप बताइए कि हम ऐसा क्यों नहीं करें। आखिरी इच्छा, हमारी तरफ से तेरी फांसी तय है, तेरी आखिरी इच्छा। तो सो क्लॉज नोटिस डिपार्टमेंट जजमेंट ले लेता है कि हम ये करने जा रहे हैं, फिर भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ ब्रिंगर्ड बता क्यों ना करें। सुने तो सही अल्लाह क्या बोले। तो ये बोल सकते उस दिन कोई भी सर, उस दिन मेरा रात का दवाई का डोज ओवरडोज हो गया था, ये मेरा डॉक्टर का सर्टिफिकेट, मैं सर रात में लेती हूँ ड्रग्स, तो उस दिन ओवरडोज हो गया था, और मैं रात में डरावना सीरियल भी देखी थी। पापा भी रात में मेरे को 2 थप्पड़ मारते सुनाए थे। तो सेवरल रीजन ये बोल सकती है, उसके बाद अपना जस्टिफिकेशन दे सकती है। डिपार्टमेंट का या प्रिंसिपल कमेटी का ये मन है कि उस जजमेंट से सेटिस्फाइड है तो छोड़ दो, जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं तो निकाल, जो आपने जजमेंट लिया तो फॉलो। तो ये सो क्लॉज नोटिस आएगी कि भैया आपने ये 5 गलतियों में से कोई भी एक गलती की है, तो आप बताइए हम आपका बीजे क्यों न करें। मतलब हमारी तरफ से डिसाइडेड, हम आपका बाजा बजाने वाले हैं। यू टेल मी व्हाई शुड वी नॉट प्ले इट, व्हाई शुड वी नॉट डू इट। मतलब ये तो तय है कि आपका बीजे बजेगा। बीजे में डिपार्टमेंट अपनी तरफ से इंक्वायरी करेगा, छानबीन करेगा और आपका असेसमेंट करेगा। टाइम लिमिट वही जो पहले बताया था, 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। और ये टाइम लिमिट कमिश्नर चाहे तो 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम एओ। बीजे में कभी आपकी रिफंड नहीं होती, कभी रिफंड। और एक अच्छा सा डायलॉग मैंने मारा था कि बीजे इज नॉट योर पावर बट योर ड्यूटी। बीजे इज नॉट द मैंडेटरी, बीजेपी इज, बीजेपी नहीं, बीजेए इज नॉट योर डिस्क्रिशनरी पावर बट योर मैंडेटरी ड्यूटी। ठीक है, चैप्टर ओवर। आओ, ये हम लोग असेसमेंट टॉपिक एक बार दोबारा, इसमें बच्चे अपना ऑडियो ऑन कर लो और पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि ये 10 मिनट में मैं पूरा चैप्टर बोल दूंगा। और असेसमेंट चैप्टर क्या है ना, थ्योरी इतना मतलब हार्डकोर थ्योरी है ना, इसमें ये ऑडियो ही ज्यादा टफ है। ऑडियो यदि रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसके लिए अलग से फीस देनी पड़ती है, और उस फीस का नाम है कि आप इस ऑडियो को कम से कम 4 बार तो सुने। यदि आपने मुझे इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की फीस नहीं दी तो ये ऑडियो आपके काम नहीं आएगा, खत्म। अरे रिकॉर्ड करने से कुछ थोड़ी होगा, सुनने से होगा ना भाई। ओके, असेसमेंट टॉपिक हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पहला सेल्फ असेसमेंट और दूसरा असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट। सेल्फ असेसमेंट को आप बोल सकते हो 140A असेसमेंट बाय एसएससी हिमसेल्फ, ये एक अलग टॉपिक है। और असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, समरी असेसमेंट एंड रेगुलर असेसमेंट। Summary assessment is governed by section 143(1), we'll do later, and regular assessment is further divided in 2 parts. One is scrutiny assessment, another is best assessment assessment, we'll do later. So altogether what we are to do, we are to do
self assessment, summary assessment, scrutiny assessment, best judgment assessment and audit directions by AO 142. फिर से बोलता हूँ, self assessment 140A, summary assessment 143.1, scrutiny assessment 143.3, BJ 144 and audit directions by AO 142.2A. सबसे पहले क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट. 6 सेंटेंस है, याद कर लो. पहला, under this section SSC himself decides his income, his tax liability, his relief, rebate, tax bill. Whatever tax is payable, that must be paid with the return of income. If SSC fails to pay the amount, then he will be liable to interest penalty. There may be other interest penalty also. Whatever interest penalty is payable, that must be paid with the return of income. If SSC pays lesser amount, then first interest and penalty shall be adjusted, then tax shall be adjusted. If SSC fails to pay the amount or pays short amount, then he will be termed as SSC in default. And he will be liable to interest at the rate 1% per month and penalty up to the amount of tax in a year. ये हो गया समरी असेसमेंट. ठीक है, कुछ गायब मत करना, एज इट इज बोल. दूसरा सेंटेंस ये हो गया, सॉरी, सेल्फ असेसमेंट, कुछ भी गायब मत करना, एज इट इज बोल. अब आया समरी असेसमेंट 143.1. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, the data furnished by the SSC shall be processed by department via computer software without human interface. Under this assessment, the prima facie error, the undue claim, the arithmetical error, the disallowance of expenditure as reported by the auditor, 10AA claimed or 80IA deductions have been claimed whereas return has not been timely filed, and set off of losses have been claimed violating the provisions of the IT Act. For all these errors, summary assessment can be done. The rectification of the error will be done. Income shall be recomputed, tax shall be recalculated. If the tax liability after such recomputation increases, then an intimation shall be given to the SSC. The intimation must be sent within 1 year from end of the financial year in which return was filed. The intimation shall be treated as demand notice. That means the tax must be paid within 30 days from such intimation. If the SSC fails to pay the amount, he will be treated as SSC in default and liable to interest and penalty as stated earlier. If after such rectification, if the tax liability reduces, then the SSC will be granted refund. That is 143.1. टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है. और कौन कौन से केसेस समरी असेसमेंट में क्या क्या एरर रेक्टिफाई होती है, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. हटाते. 143.3 स्क्रूटनी असेसमेंट. पहला, if the AO wish to ensure himself that income has not been undersown, losses have not been oversown, tax has not been underpaid, he will issue a notice to the SSC under section 143.2 asking such information, documents, records as he deems fit. On receipt of such information, the notice must be issued within, time limit for notice. Notice must be issued within 6 months from end of the financial year in which return was filed. After receiving such information and after making such inquiry and after gathering all such information and finally after giving opportunity of being heard to the SSC, the income shall be computed, assessment shall be completed. The assessment must be completed within 1 year from end of the assessment year. However, the time limit for completion of assessment may be extended by 6 months by principal commissioner or commissioner on request from AO. Last 143.3 तब भी हो सकता है जब आपने रिटर्न भरा हो. यदि आपने रिटर्न ही नहीं भरा तो आपकी स्क्रूटनी भी नहीं हो सकती. हटाओ. 144 BJA. यदि assessing under section 144
Assessment is done by the assessing officer to the best of its judgment. If the SSC has made any of the following error, if the SSC has violated any of the following provisions, then the BJ shall be initiated. Number 1, he has not filed return. He has not responded notice under section 142(1). He has not responded notice under section 143(2). He has not responded directions for audit under section 142(2)(a). Income computation disclosure standards have not been followed. ICDS not followed. Then he will be issued a show cause notice. Why the assessment not to be done under section 140? After gathering information, the AO will complete the assessment within 1 year from end of the assessment. The time limit can be extended by 6 months by the principal commissioner or commissioner on request from AO. No refund can be granted under this sanctions. AO will have to do BJA in case of any of the above 5 mistakes, because BJ is not the discretionary power of the AO, it is the mandatory duty of the AO. 142(2)(a), direction to get accounts audited. While doing the assessment, if the AO is of the opinion that accounts are very complicated, voluminous, then he can direct SSC to get his accounts audited by nominated chartered accountant. The direction can be given only when such huge volume or such clumsiness affecting loss of revenue to the department. The auditor shall be nominated by commissioner, fees shall be borne by department, and the audit must be completed within 180 days. Maximum 180 days. Literally, the time limit for audit will be specified in the notice, but maximum time limit can be 180 days. तो नोटिस में बोल सकते हैं 40 दिन के अंदर ऑडिट करें, फिर बोल सकते हैं अच्छा 40 दिन और ले लीजिए, 40 दिन और ले लीजिए, लेकिन सब मिला के मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 180 डेज में तो आपको ऑडिट करा दें. Audit report of the CA is not bounded upon the department. Auditor means AO is not bounded by the auditor's report. Auditor's report is only suggestions. If the SSC fails to follow the directions, ये तो 10,000 का थप्पड़ लगेगा और फिर बीजे बजेगा, मतलब थप्पड़ मार के बाजा बजा देंगे. 10,000 का थप्पड़ एंड बाजा बजेगा. बस आप इतना पढ़ के चले जाना, मोटा मोटी काम हो जाएगा. आपको एक बार डाउट हुआ था क्लास में